अपने चैनल एडिफाइड में। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ प्रीवियस गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स देखेंगे। और ये जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे ये बेस्ड रहेंगे हमारे अभी तक के क्लास पर। अभी तक में हम लोगों ने जो देखा है 8085 मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में, या तो वो 80 डायरेक्टली 8085 मेमोरी इंटरफेसिंग के थ्रू हो या फिर वो अपना मेमोरी सेगमेंट के थ्रू हो, किसी के भी। तो अभी तक का जो भी लेक्चर था मेमोरी इंटरफेसिंग पर, उनके आए हुए न्यूमेरिकल्स, उनके आए हुए प्रॉब्लम्स गेट एग्जामिनेशन में, उनको आज हम देखेंगे और कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने का। पहला न्यूमेरिकल हम थोड़ा सा बेस में लेके चलेंगे, उसके बाद वी कैन स्पीड अप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। जैसा हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है, डिस्कसिंग अबाउट 8-bit माइक्रोप्रोसेसर हैज अ 16-bit एड्रेस बस। तो एक डेटा तो मुझे यहाँ से मिल रहा है, इट इज हैविंग 16-bit एड्रेस बस, और एड्रेस बस का कंटेंट कहाँ से है, A0 से A15 तक का पूरा यूज कर रहा है। फिर क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेसर हैज अ 1 KB बाइट मेमोरी चिप एज शोन, द एड्रेस रेंज फॉर द चिप इज, वी हैव टू फाइंड द एड्रेस रेंज ऑफ चिप, और चिप का साइज क्या दिया गया है, दैट इज 1 KB। अब और एक ये फिगर दी गई है, इस फिगर के बेसिस पे हम लोगों को कुछ इनके एड्रेस रेंज को निकाल कर देना है, और ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे ABCD में दिए गए। अब हम कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं क्वेश्चन से और इन फिगर से। कंक्लूड कहने का मतलब कि हम अगर इस क्वेश्चन से इनपुट निकालना चाहते हैं, हम उसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो हम वहाँ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें गिवन डेटा क्या क्या है। तो अगर आप नोटिस करो तो सबसे पहली चीज है वो क्या है, इट इज अ 16-bit एड्रेस बस। तो टोटल एड्रेस लाइन्स कितने होंगे, टोटल एड्रेस लाइन्स जो होंगे वो आपके होंगे A15 टू A0। ये तो टोटल एड्रेस लाइन की बात है। टोटल एड्रेस लाइन है, और हमारा जो मेमोरी चिप है वो 1 KB का है। हम देखते हैं इस टोटल एड्रेस लाइन में दो हिस्से में टूटेगा, एक जो डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी चिप में लगेगा, और दूसरा जो थ्रू डिकोडर आपके मेमोरी चिप में यूज होगा। तो इस जो ये जो आपका A15 है, ये दो हाफ में टूटेगा। पहला हाफ फ्रॉम प्रोसेसर टू चिप, और दूसरा फ्रॉम डिकोडर। ठीक है। अब हमारे पास अगर हम देखा जाए, हमारे पास डिकोडर में कौन से आएंगे, तो डिकोडर में आएगा हमारा ये 1 KB के बाद जो बच जाएगा वो डिकोडर में जाएगा। और 1 KB में कितना जाएगा, तो क्योंकि आपका साइज जो है चिप की साइज क्या है आपकी, दैट इज 1 KB, एंड दैट इज इक्वल टू 2 to power 10, therefore it is using 10 address lines। that means कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर से चिप पे लगेगा वो कितने लाइन्स लगेंगे, वो लगेंगे 10 एड्रेस लाइन। और 10 एड्रेस लाइन कौन कौन से होंगे, तो वो होगा A9 टू A0, ये आपके 10 एड्रेस लाइन हो जाएंगे। और वहीं पर अगर देखा जाए जो डिकोडर से निकल के आएगा, तो जो आपके 6 एड्रेस लाइन बच गए, वो आपके डिकोडर में जाएंगे। और वो कौन से हैं हमारे पास, वो है हमारे पास A15 टू A10। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो डिकोडर वाला सेक्शन है, ये आपको मदद करेगा किसके लिए, ये मदद करेगा आपको चिप सेलेक्ट के लिए। और वहीं पर ये जो है आपका A9 टू A0, ये आपको चिप सेलेक्ट के साथ मिलकर आपको फुल रेंज प्रोवाइड करेगा। किसके साथ मिलकर, तो चिप सेलेक्ट के साथ मिलकर। तो अब आइए इनकी वैल्यूज को हम देखते हैं और डिकोड करते हैं अपने चिप के, अपने गिवन फिगर के हिसाब से।
सबसे पहले एक चीज देखा जाए तो हमारे पास है, आप यहाँ नोटिस करोगे ये आपका चिप है, ये आपका डिकोडर है। तो चिप सेलेक्ट जो है वो हाई है। चिप सेलेक्ट कैसा है? हाई इन नेचर है। क्यों हाई है? क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है। फिर और चिप सेलेक्ट की पिन कौन सी है? चिप सेलेक्ट की जो पिन है डेट इज 4। तो इन तीनों से जो लॉजिक निकल के आ रहा है वो किसको सिलेक्ट कर रहा है? 4 को सिलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? तो इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1 0 0। क्लियर? क्योंकि जब ये 4 है तो ये आपका 4 आ रहा है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जा रहा है। क्लियर? दैट इज 1 0 0। तो आपका इस चिप सेलेक्ट वाले रीजन में से आपका दो हिस्सा कर दिया जा रहा है। एक हिस्सा इसमें से आएगा A12, A11 और A10, जहां पर A12 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1। A11 की वैल्यू आ गई 0। A10 की वैल्यू आ गई 0। अब इसके आगे वाले पार्ट का दैट इज A15, A14 एंड A13। अब हम यहाँ नोटिस करें A15, A14 एंड A13 ये एक एंड गेट से लगा हुआ है। ये एक एंड गेट के थ्रू हो रहा है और यहाँ भी आप क्या स्टेटस क्या है? हाई है। यहाँ भी स्टेटस क्या है? ये भी स्टेटस हाई है। अब हमें ये देखना है कि किस इनपुट पर आपका ये जो आउटपुट होगा एंड का वो 1 होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक ये चिप सेलेक्ट इनेबल नहीं होगा। तो इसको 1 लाने के लिए आपके सारे लॉजिक्स 1 होने चाहिए। सारे लॉजिक्स हाई होंगे, उसको एंड गेट में देंगे तभी मेरा आउटपुट हाई होगा। दैट मीन्स A1, A15 is also 1, A14 is also 1, A13 is also 1. This is the सेक्शन ऑफ चिप सेलेक्ट। यहाँ से हमें चिप सेलेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है दैट इज A9, A8 टू A0। ये एक बार में सभी 0 होंगे और एक बार में ये सभी 1 होंगे। सचा क्या? लेकिन ये तो कांस्टेंट ही रह जाएगी आपका। इसका अगर हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं तो ये तो आपका कांस्टेंट ही रह जाएगा और ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक आपका जाएगा 0 0 0 ऑल जीरोस और दूसरा जाएगा ऑल वंस। अब इसके अगर हम कंपाइल रेंज निकालना चाहें तो हम कंपाइल रेंज निकाल सकते हैं। दिस इज एफ, दिस फोर इज 0 और उसके बाद कभी ये 0, उसके बाद भी 0 आएगा। वहीं पे इसको देखेंगे, यहाँ पे ये तो 1 1 1 कॉमन ही रहेगा। ये 1 1 1 1 0 ये तो कॉमन ही रहेंगे और यहाँ पे ये रेंज आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू जो होगा वो होगा इस चार के लिए एफ। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आएगी 0 0 और 1 1, 0 0 और ये 1 1। तो 1 1 की वैल्यू हो गई 3। तो ये हो गई आपकी 3, ये हो गई आपकी एफ और इसके बाद भी आएगी ये होगी एफ। दैट मीन्स द रेंज फॉर दिस चिप इज एफ 0 0 0 H2 F3 0 0 H. This is our range. So the option number C is correct. Option number C is correct, and this is the range for our this question.
तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से 1:1 रेशियो में देखा, हर एक चीज को टुकड़ों में तोड़ा, उसके बाद हम लोगों ने कंपाइल की। इसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली गेट को आप लोग इतने लाइटली नहीं ले सकते कोई भी न्यूमेरिकल्स के लिए या कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ही स्टैंडर्ड्स के आते हैं और आपके पास समय का भी प्रेशर रहता है, क्योंकि उसी बीच में आपको पूरा 3 आवर्स में आपको सारा काम कर लेना होता है। तो इट इज टफ फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज टफ बिकॉज वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन प्रेशर भी रहता है, टाइम प्रेशर भी रहता है। तो उनके बीच में आपको थोड़ा सा हड़बड़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको प्योर बेसिक लेवल पे बताया है, हर एक चीज को टुकड़ों में तोड़कर। अब जो आगे वाले न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग और इतने डिटेल्स में नहीं देखेंगे, उसको हम लोग अब शॉर्टकट में देखेंगे और कोशिश करेंगे निकालने का अपने वैल्यूज। शॉर्टकट नहीं, लेकिन हाँ फिर भी वी विल बी सीइंग इन अ क्वाइट सिंपलर वे। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन for today's session. This was asked in GATE 2019 for CSE department. Now, in this question, what it is asking, it is saying that the chip select logic for a certain DRAM chip in the memory status design is shown below. Assume that the memory system has 16 address line. Okay, we have got there is a 16 address line. Clear? What is the address range in hexadecimal of the memory segment that can be enabled by the chip select signal? Now, see. क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में बहुत छोटा सा चीज बताया गया है कि आपसे पूछा जा रहा है पूरा, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एड्रेस रेंज, व्हाट इज द एड्रेस रेंज, क्लियर, इज द एड्रेस रेंज। बट आपसे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि फ्रॉम द मेमोरी सिस्टम दैट कैन बी गेट इनेबल बाय द चिप सेलेक्ट सिग्नल। इस सीएस के थ्रू आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। अब इसमें जो भी सीएस की वैल्यू आएगी उसके बाद का जो टर्म आएगा वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर पूरा सर्किट ना देकर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ चिप सेलेक्ट के लिए सिग्नल दे दिया गया है, ताकि इस चिप सेलेक्ट के सिग्नल के हेल्प से आप पूरा रेंज निकाल सको। अब ये बहुत टफ तो है नहीं, सबसे सिंपल हो चुकी है। अब आप ध्यान देने वाली चीज क्या है कि आपके पास टोटल रेंज है, दैट इज A15 to A0, ये आपकी टोटल एड्रेस रेंज है। और इस टोटल एड्रेस रेंज में आप कितने डिकोडर में यूज कर रहे हो और कितने आप रैम में के लिए यूज कर रहे हो, ये आप फाइंड कर लो। तो अगर आप ये नोटिस करोगे तो आप टोटल A11 टू A15 डिकोडर यूज कर रहे हो। आपका डिकोडर नहीं है यहाँ पर, बेसिकली हम लोगों ने नैंड गेट को यूज कर नैंड गेट को यूज कर रहे हैं। तो गेट में तो गेट के थ्रू सीएस में जो जा रहे हैं वो कितने पिन है, वो पिन है आपके A15 टू A11। That means you're having 5 pins over here, 5 pins या 5 एड्रेस लाइन। अब ये 5 pins 5 एड्रेस लाइन है, इसका मतलब आपका डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर से चिप में कितना गया, माइक्रो प्रोसेसर टू चिप वो गया आपका 11 pins। दैट मीन्स 2 to power 11, दैट मीन्स 2 KB। आपका जो रैम का साइज है वो 2 KB का रैम है। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐड और सेक्शन ऐड कर दिया था कि आपका मेमोरी साइज कितने का है, देन दिस इज आवर आंसर। बट अभी के हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द एड्रेस रेंज विद द हेल्प ऑफ दिस चिप सेलेक्ट। तो चिप सेलेक्ट हाई स्टेटस में है क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है। इसकी स्टेटस क्या है, स्टेटस हाई। तो मुझे यहाँ पे इस गेट का आउटपुट चाहिए 1। गेट के आउटपुट 1 के लिए आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास A3 पर और A13 पर और A12 पर आपका एक नॉट गेट लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इस गेट का आउटपुट 1 उसी समय होगा जब सबकी लॉजिक हाई होगी। तो यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, A15 A14 दोनों हाई रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 0 देते हो ये नॉट गेट आपको 1 दे देगा। सेम विद द A12, इफ यू प्रोवाइड 0 इन द इनपुट
After the NOT gate, you will get a one output and then again. So you are having the ranges of A15, A14, A13, A12, and A11. And these are 1, 1, 0, 0, 1. This is the section. और इसके बाद का जो रेंज की बात करेंगे, ये तो आपका चिप सेलेक्ट देगा, ये आपका चिप सेलेक्ट हो गया। और इसके बाद रेंज देखेंगे तो रेंज हमारा कहाँ स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम A10 टू A0। एट द फर्स्ट इंस्टेंट ये सभी 0 रहेंगे और दूसरे इंस्टेंट में सभी 1 रहेंगे। ठीक? और ये तो कांस्टेंट ही रहना है अपने साथ। दिस इज 1 1 0 0 1। अब हम फाइनल आउटपुट देखें तो फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, दिस इज 1 1 0 0। 1 1 0 0 means it stands for C. This is 1 0 continued followed by 0, that is 8, and the rest will be 0 and 0. Similarly, here will be C, but here will be 1 1 followed by 2 1 more. This will be F, and again this rest section will be F and F. So the range of this chip with the help of this chip select would be C800H2 CFFFH. This is our answer. बहुत सिंपल था। बस अपने को लॉजिक पर ध्यान रखना है, अपने बेसिक ध्यान रखना है और सारा सिस्टम अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो दिस वाज द सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड प्रॉब्लम, एक ये भी सिमिलर एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दे दिए गए हैं और आपको एड्रेस रेंज पूछा जा रहा है एक सर्किट के थ्रू। ये सर्किट आपका क्या है, ये सर्किट आपका है एक डिकोडर की सर्किट है। इट इज LS13438, दैट इज 328 डिकोडर। एक 328 डिकोडर दे दिया गया है। अब यहाँ पर आप कुछ इनपुट्स और इसमें लगे हुए हैं, हम लोग को ये देख लेना है और डिराइव कर लेना है। सबसे पहली चीज कि आपका इनपुट बसेस कौन है, तो इनपुट सिग्नल्स आपका A8 A9 A10, क्योंकि ABC आपकी ये है। दिस इज द इनपुट, दिस इज आवर इनपुट। वाईफाई से आपका आउटपुट मिल रहा है, दैट इज फिफ्थ पिन। फिफ्थ पिन का लॉजिक क्या हो जाएगा मेरे पास, आउटपुट कौन से पिन से निकल रहा है, फिफ्थ से। और फिफ्थ का लॉजिक विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनपुट ABC would be 101, that means LSB first, MSB later, that means 1 0 1। यहाँ 5 था तो चलिए ऊपर नीचे डजेंट मैटर, आप कौन सा आ रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा LSB, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इट वुड बी MSB एंड लेटर वुड बी LSB। तो बस यहाँ पे क्या है, इन्होंने सिस्टम को A10 से लेके A8 तक ले गए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस बहुत शार्पली ध्यान रखना है कि विच इज योर कंटेंट। अगर यहाँ पे 6 होता देन इट वुड हैव बीन 110, और 110 मीन्स 110, ना कि 110। तो पूरा उल्टा हो जाता। थोड़े से इस टाइप से आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को प्रेशर से सबसे दूर रखना होगा। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे अच्छे से काम करना होगा, ताकि आप इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हम लोग एग्जामिनेशन में बहुत गलती करके आ जाते हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए इस सेंस के लिए। तो हमें एक चीज़ मिल गया कि हमारा A10 A9 A8 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे G2 के लिए है, G2A G2B है, और यहाँ पे G1 है। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या है। बेसिकली दोनों देखेंगे कि दोनों जो है वो आपके लो सिग्नल्स हैं, दे विल बी एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ लो सिग्नल। एक चीज और। अब दूसरी चीज देखें कि ये तो यहाँ से जो सिग्नल्स निकल रही है, बाकी की रेंज कितनी होगी। तो आप नोटिस करो, द लास्ट वैल्यू व्हिच यू आर हैविंग इज A8, दैट मीन्स
डिकोडर में जो आप यूज कर रहे हो डेट इज A15 टू A8। बच कितना गया? बच गया आपका A7 टू A0। ये कितने पिंस हो गई? ये अब हो गई 8 पिंस। 8 पिंस का मतलब 256। तो ये सब चीज आपको अब चुटकियों पर रखना पड़ेगा। आपको बहुत ज्यादा इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस सब कुछ सामने दिखा हुआ, आप बांट लो, अलग अलग कर लो, आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। अब ये तो हो गई, इसके दो हाफ्स हो जाएंगे। वन विल स्टार्ट फ्रॉम ऑल जीरो टू, एक स्टार्ट होगा ऑल वन टू ऑल वन। यहाँ पे देखिए हमारा A15 टू A8 का जो सिस्टम है, तो A15 A8 में हमें A10 टू A8 मिल चुका है। A10 टू A8 दैट इज 101। जब हमारी बारी रहेगी A15, A14, A13, A12 एंड A11 की, तो G1 हाई है, दैट मीन्स आईओ से आ रहा होगा या मेमोरी से आ रहा होगा, ये वो बता रहा है। तो अगर यहाँ मेमोरी का सिग्नल 1 रहेगा, इट विल बी 0 रहेगा, यहाँ 1 आएगा, इट विल बी एक्टिवेटेड, एट मीन्स मेमोरी एक्शन इज ओवर हियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे सिग्नल्स क्या हैं। हमारे पास सिग्नल्स जो हैं, ये तो आप अज्यूम कर लो कि ग्राउंड लगा हुआ है। यहाँ पे देखो एक नॉट गेट यहाँ पर है, और यहाँ पे एक नैंड गेट लगा हुआ है। ये कंप्लीट एक नैंड गेट है, और उसके बाद यहाँ पर है आपका एक आउटपुट है। नैंड गेट का आउटपुट आपका 1 आना चाहिए, ताकि ये इस नॉट गेट आके 0 हो जाए, तब जाके ये आपका सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा। अब नैंड गेट के आउटपुट को 1 आने के लिए आपके पास कुछ यहाँ पे इनपुट्स दिए हुए हैं। उस इनपुट्स को अपने को देखना है कि उस किस कंडीशन में अपने आउटपुट वहां पर 1 आ जाएगा। तो नैंड गेट की आउटपुट किस कंडीशन में 1 आती है? नैंड गेट के इनपुट को 1 आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका एंड गेट का आउटपुट 0 आना चाहिए, ताकि वो यहाँ पे नॉट लगे तो वो 1 आ जाए। और 0 किस कंडीशन में आएगा? जब एक भी टर्म 0 रहेगा तो वो 0 आ जाएगा। तो अगर आप सभी टर्म को 1 प्रेजेंट मान लेते हो, तो अभी हम लोग सभी टर्म को 1 मान लेते हैं। तो ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, आउटपुट 0, यहाँ का आउटपुट 1, नॉट गया, अगेन 0। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी 1, sorry, A15 is at the bottom, so it would be all ones are 1, 1, 1, 1, 1, 1. Now what we are getting from here, let's see. This 1111 stands for F. This 1101, 1101 means this is D. And from here it would be a section of 00, and for here it will be section of double F. So the range for this chip would be FD00H to FDFF. So the answer for this question is answer number D, that is FD00 to FDFF. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको अच्छे से समझ लो तो, नहीं तो ये आपको बहुत ही तकलीफ देंगे। गेट कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं पूछता है जो बिना कंसेप्ट का होता है। गेट की खासियत यही होती है, दे आर टफ, या फिर ऐसे बोला जाता है द गेट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, और इनके न्यूमेरिकल्स को आप हल्के में नहीं ले सकते हो। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बस उनको आपको ध्यान रखना है, बेसिक्स पे ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन करना है, एंड यू कैन डू वेरी गुड इन योर एग्जामिनेशन एज वेल। तो आज का जो सेशन था वो प्योर न्यूमेरिकल बेसिस पे था। जो भी अब तक हम लोगों ने मेमोरी इंटरफेसिंग पे पढ़ा था, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और इम्प्लीमेंट किया है हम लोगों ने प्रॉब्लम्स लिए थे गेट के प्रीवियस ईयर्स के। उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशंस देखे।
अब इसको आप जितना बेसिक आप जितने अच्छे तरीके से आप कर लोगे, उतना ही आप इसको जल्दी सॉल्व आउट कर सकते हो। इसमें गलती होने की चांसेस नहीं है। बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है, अपना प्रेशर को हैंडल कैपेसिटी आपको अच्छी रखनी है। ये दो तीन चीजों की बात रहे, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो क्यों होता क्या है, बेसिकली बच्चे ध्यान देते नहीं हैं और इसका सेक्शन बदल देते हैं। उनको लगता है कि ये तो हमेशा एमएसबी ही है, और क्योंकि वो लोग देखा नहीं उन लोगों ने कि यहाँ पर एमएसबी की जगह पे एलएसबी इस क्वेश्चन में ले लिया गया है। सेम यहाँ भी देखा जा सकता है। कभी मुझसे मिस्टेक भी हो रही थी। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। तो आप सर्किट को आप इवेल्युएट कर सकते हो, और उसके बाद आपके लिए कोई भी टफ नहीं है। बहुत ही बेसिक के थ्रू आप बहुत ही इजीली आप इस पे सॉल्व कर सकते हैं। होप ये आपका सेशन जो था हमारा आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीटेक के बच्चे हो या डिप्लोमा के बच्चे हो, किसी भी लेवल के बच्चे हो, दिस इज वन ऑफ द important topic that we have dealt today. So, if you are having any questions, please comment in my comment box and let me know how I can help you further. Till then, thank you so much for watching my video. Thank you so much. Bye bye.